नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सरकार, सियासत और अफसरशाही की तमाम रोचक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश के बिना केंद्र में कोई सरकार नहीं बनती। लोकसभा में बहुमत ही तभी मिलता है जब यूपी से कोई पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर जाए। लोकसभा का चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पक्ष और विपक्ष के बीच नए गठबंधनों का दौर चल रहा है और यूपी की सियासत में कई टर्निंग पॉइंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हो लिए और एनडीए का हिस्सा बन गए और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का जातीय गणित था वो मजबूत हो गया, एनडीए की ताकत बढ़ गई। इसी बीच दारा सिंह चौहान भी उनके साथ आकर एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए के जवाब में अब विपक्ष इंडिया लेकर आया है। यूपी की जो 80 सीटें हैं उसमें असली लड़ाई इन्हीं दो गठबंधनों के बीच होनी है। हालांकि एक तीसरा ध्रुव है मायावती का, वो ना एनडीए में है ना इंडिया में है, लेकिन एनडीए जो अब तक मजबूत दिख रहा था, जो उसके लिए एकदम रास्ता खाली दिख रहा था, उसके सामने इंडिया के गठबंधन ने एक नई चुनौती पेश कर दी है। चुनौती इसलिए है कि अखिलेश, कांग्रेस और रालोद का जो एक गठबंधन बन गया उसमें एक बात साफ हो गई कि मुसलमान वोट का जो भटकाव था अब वो विपक्ष में वो होगा नहीं, मतलब वो बिखराव नहीं होगा, यानी कि विपक्ष इस मामले में मजबूत हो गया। इंडिया ने उसको बड़ी ताकत दे दी इस गठबंधन ने। तो ये जो गुंजाइश थी बीजेपी के पास कि अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं और मायावती पहले से अलग है तो जो वोटों का बंटवारा होगा वो उसको फ़ायदा देगा और जो उनका लक्ष्य है बीजेपी का 75+ सीटें जीतने का, वो उसको आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन इस नए गठबंधन ने उनकी तमाम उम्मीदों पर ब्रेक लगाया है, उनके रास्ते में अड़चन पैदा की है। हालांकि अगर आप उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान विधानसभा की स्थिति है उसके आधार पर मूल्यांकन करें तो 400 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें 110 के लगभग अखिलेश यादव के पास विधायक हैं। ऐसे में अगर 80 जो सीट बनती है लोकसभा की उसमें 1/4 विधानसभा की विधायक के तौर पर देखा जाए तो 80 में से 20 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहतर पोजीशन में है या वो उसे जीत सकती है जिस तरह से उसके विधायक जीते हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है, उसका फार्मूला अलग है, वो हर चुनाव में नहीं चलता। अभी तो बीजेपी ने जिस तरह से राजभर को शामिल किया है, अभी बहुत सारे और नेता भी उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी, ये लड़ाई बेहद कठिन होगी। ये ज़रूर देखना होगा कि अभी जो इंडिया बना है उस इंडिया में और छोटे छोटे कौन से दल आ सकते हैं। इस बार लड़ाई एक तरफा नहीं होगी। अभी मायावती को लेकर कुछ संशय है। अगर मायावती इधर या उधर जाती हैं, बीजेपी के साथ मायावती अगर जाती हैं तो उनको एक खतरा ये रहता है कि मुसलमान उनकी पार्टी को वोट नहीं करेगा, और समाजवादी पार्टी के साथ जाती हैं तो फिर उनको बड़ा सीट शेयर चाहिए होगा। पिछली बार वो 39 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, शायद इस बार इंडिया के गठबंधन में वो उनको उतना ना मिल सके। तो मायावती के सामने अभी बड़ी असमंजस है और दोनों गठबंधन अब इस स्थिति में है कि अगर कोई ना आवे तब भी उनका काम चल जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां आईएएस अफसरों की मौज है, सबसे ताकतवर माने जाते हैं, पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद रिटायर जब हो जाते हैं तब भी उनकी चाहत खत्म नहीं होती। नया पद पाने की चाहत आफ्टर रिटायरमेंट, उनको कोई ऐसा पद चाहिए जिससे कि वो आने वाला 4-5 साल और आराम से निकाल सकें। तो इतने बड़े राज्य में कोई अफसरों की कमी नहीं है, पद भी बहुत हैं, लेकिन ये होता है कि भाई आपका एक से दिल भरता नहीं, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पार्टी हो, चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो। ये जो बड़ी बातें हैं भाई, आप 60 साल तक नौकरी में रहते हैं, उच्च पदों पर जाते हैं, प्रमुख सचिव बनते हैं, एसीएस बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी बनते हैं, उसके बावजूद भी अफसरों से सरकारी सुविधाओं का मोह छूटता नहीं है। इसके लिए वो फिर कैसे आ जाएं, जुगाड़ लगाते हैं।
मुख्यमंत्री के सामने आगे पीछे नंबर बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन आज ये खबर लेने के पीछे मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों 2 पद ऐसे हैं जिस पर 1 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड आईएएस अफसरों की निगाह लगी हुई थी। हालांकि एक में अब कुछ लोग निराश हो गए हैं, वहाँ निर्णय हो चुका है विद्युत नियामक आयोग में। ये पद अध्यक्ष का बहुत सारे लोगों के हाथ से निकल गया है और अरविंद कुमार जो 1988 बैच के आईएएस थे और फरवरी में इसी साल रिटायर हुए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। 5 साल के लिए वो इस पद पर रहेंगे। लेकिन अरविंद कुमार तो बन गए, लेकिन इस पद के लिए कई सारे बड़े लोग दावेदार थे। सबसे बड़ा दावा था केंद्रीय ऊर्जा सचिव रहे आलोक कुमार का। आलोक कुमार काफ़ी वरिष्ठ थे और उनके लिए केंद्र से भी हरी झंडी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब वो बिजली विभाग के चेयरमैन थे तो उनके ज़माने में एक पीएफ घोटाला हुआ 4000 करोड़ का, जिसमें सरकार की बड़ी बदनामी हुई। और आलोक कुमार अब फिर विद्युत नियामक आयोग में आए थे, जोर लगा रहे थे, जुगाड़ लगा रहे थे, लेकिन जुगाड़ नहीं, काम असर किया, काम को तरजीह मिली। अरविंद कुमार के साथ साथ इस पद के लिए पूर्व आईएएस डिम्पल वर्मा, राजस्व परिषद के वर्तमान चेयरमैन संजीव मित्तल ये भी दावेदार थे। हालांकि अभी इन अफसरों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद घर पर समय काटने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी रेरा के चेयरमैन का एक पद खाली है, उसको लेकर भी रेस है। उस कुर्सी पर कई और नए दावेदार भी आ गए हैं, उसमें घमासान ज़्यादा है, जिसमें एक बड़ा नाम संजय भूसरेड्डी का भी है जो यूपी में रेरा के चेयरमैन बनने के दावेदार बताए जा रहे हैं। तो जिन्होंने योगी सरकार में ये बताया कि वो बेहद ईमानदार हैं, उसका तमगा लिए घूमते रहे, अब रिटायरमेंट के बाद भी वो चाहते हैं कि सरकार उनको कोई इनाम दे। हालांकि उनके पेट पहले से भरे हुए हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिसने पूरे जीवन भर सरकारी वाहनों का, सरकारी आवास का, सरकारी नौकर चाकर सुविधाओं का उपभोग किया हो, इस्तेमाल किया हो, वो 60 के बाद एक अगले दिन से अपनी जेब में हाथ डाले, अपने पैसे से पेट्रोल भराए, खुद गाड़ी चलाए, न ड्राइवर, न नौकर, न चाकर, न बंगला, ये बड़ी असहज करती हैं अफसरों की स्थितियाँ। इसीलिए वो इस जुगत में रहते हैं कि कहीं कोई व्यवस्था बन जाए तो कम से कम 3 साल 5 साल किसी आयोग में, निगम में जाकर कुछ और जीवन के समय बिता लिए जाएं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद साहब लोग जब घर जाते हैं तो बड़ी दुर्दशा भी बहुत लोगों को होती है। न पहले जैसा मान सम्मान रह जाता है, न बाल बच्चे साथ रहते हैं, ज़्यादातर तो बाहर रहते पड़ते हैं, और जब तक नौकरी में थे रिश्ते बनाए नहीं, तो जब आप रिटायर हो गए तो फिर कोई आपसे रिश्ता रखना भी नहीं चाहता। तो ये बड़ा अंतर है जो सार्वजनिक जीवन में है और जो निजी जीवन में, सरकारी जीवन में रहकर लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। उनकी निजता अलग तरह की होती है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट उनको इन सब परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों ऑपरेशन लोटस ने हलचल मचा रखी है। उसका एक चरण तो पूरा हो चुका है ओपी राजभर का, लेकिन अब वो राजभर के बहाने इस ऑपरेशन लोटस को और आगे बढ़ाने में लगी है। ऑपरेशन लोटस तो नाम है, लेकिन लोटा अगर कहा जाए तो लोटा जो बिन पेंदी के होते हैं वो कहीं भी ढनक सकते हैं, उनका कोई जमीर, ईमान, धर्म ये सब नहीं होता है, उनके लिए अवसर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सरकार में इन दोनों नेताओं को आगे मंत्री भी बनाया जाएगा। अगले महीने योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भी तय है, लेकिन बीजेपी अंदर खाने ये अभियान जारी रखे हुए है कि कैसे छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाया जाए। इसके लिए वो राजभर का सहारा ले सकती है। अभी ये बताया जा रहा है कि राजभर इसके लिए केशवदेव मौर्य, संजय चौहान, धर्म सिंह सैनी, इन सब लोगों को भी बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश में है। आज सियासत में राजभर एक बार फिर से लंबी छलांग लगाने को तैयार है। राजभर बीजेपी के साथ आगे बढ़कर इसलिए बैटिंग कर रहे हैं कि एक तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, साथ ही उनके बेटों को भी सियासत में सम्मानजनक स्थान मिलेगा। हालांकि उनकी सक्रियता से उनके यहाँ पहले से मौजूद निषाद पार्टी,
कुछ असहज हो सकती है, लेकिन ये सियासत का दस्तूर है कि जिसकी जातिगत आधार पर ज़्यादा पकड़ होती है, जिस पर दांव ज़्यादा होता है, उसको मौका दिया जाता है मैदान में दौड़ने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में एक जो इंडिया का गठबंधन आया अखिलेश यादव के नेतृत्व में, उसमें कभी वो केशवदेव मौर्य, संजय चौहान उनके साथी थे। अगर वो बीजेपी के साथ उनको खींच लाने में कामयाब होते हैं तो जातीय आधार पर एनडीए का गठबंधन ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अभी तो राजभर जी दिल्ली में मुलाकात करके लौटे, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल लिए हैं, आजमगढ़ में एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया है। तो भरपूर पद और प्रतिष्ठा की लालसा और इच्छा सबकी होती है। उनकी इच्छा ये भी है कि वो लोकसभा में भी उपस्थिति दर्ज कराएं और मौका मिले तो केंद्र में भी मंत्री बने। एक दौर था जब बीजेपी ने उनके घर के बाहर की सड़क नहीं बनने दी, उनको फावड़ा चलाना पड़ा, उनकी गाड़ियों की चेकिंग हुई। पुराने दिन, दर्द सब भूलकर सियासत में एक नई इबारत लिखने की तैयारी है। सियासत में अवसर ही सब कुछ होता है। जो कहते हैं कि नैतिकता, चरित्र, भाषण, ये सब अवसर के साथ बदल जाते हैं, क्योंकि जिनको अपनी पार्टी चलानी है, जिनको अपने कुनबे को साथ लेकर चलना है, वो बहुत दिन तक विपक्ष की राजनीति कर नहीं सकते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो ये जो एक दिन था, एक फेर था कि कभी जिनको कोई चिमटे से छूने तैयार नहीं होता था, वही राजभर को आज प्रदेश अध्यक्ष से लेके डिप्टी सीएम तक गले लगाए घूम रहे हैं, घर जा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। राजभर जी का इस समय ग्राफ बढ़ा हुआ है और वो भी आगे बढ़कर खेल रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास विपक्ष के और नेताओं को तोड़ने की भी क्षमता है। वो लोगों से संपर्क में रहते हैं, तो राजभर का कद बढ़ा हुआ है। उनके प्लान में क्या क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सियासत में एक टर्निंग पॉइंट उत्तर प्रदेश में आया है ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ जुड़ने से। हालांकि एनडीए के गठबंधन ने उस टर्निंग पॉइंट का मुकाबला करने के लिए एक बहुत मजबूत आधार उत्तर प्रदेश में दिया है, लेकिन ये जो प्रदेश है ये जातियों का प्रदेश है। 80 लोकसभा सीटों में जिसकी जाति की पकड़ ज़्यादा मजबूत रही है वो हमेशा चुनाव जीता है। तो बीजेपी की ताकत और एनडीए की ताकत मिलकर राजभर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो 75+ का जो लक्ष्य है उसको साकार करने में लगे हैं। हालांकि इसमें एक बड़ा हिस्सा पहले वो अपने लिए मांग चुके हैं कि एक हाथ दो एक हाथ लो। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ी खराबी है, जब कोई सरकार के निकट हो जाता है, मुख्यमंत्री की थोड़ी कृपा हासिल कर लेता है, तो उसमें थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। उसको लगता है कि हम चाहे जो करें, हमारे खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हमको हटाया नहीं जाएगा। यही अहंकार एक दिन उसके लिए बड़ा कारण बनता है, उसके किरकिरी कराता है। बात आज नोएडा और एनसीआर में पिछले 5-6 साल से जमी आईएएस अफसर रितु महेश्वरी की विदाई की है। नोएडा प्राधिकरण से उनकी विदाई भ्रष्टाचार, तानाशाही, किसानों के साथ जाति, जनता की पूछ न होना, तमाम चहेते बिल्डरों पर मेहरबानी करना, इन सब कारणों से हुई है। रितु महेश्वरी अहंकार में इस तरह डूबी थी कि उन्होंने नोएडा को अपनी मनमानियों का हिस्सा बना लिया था। उनको लगता था कि उनका सितारा कभी डूबेगा नहीं, वो कभी यहाँ से हटेंगी नहीं और वो जो चाहें वो करती रहें। हालात तब और ख़राब हो गए जब दिल्ली का पानी, बाढ़ नोएडा में आ गया और मैडम अपने घर से बाहर नहीं निकली। तमाम आरोपों से घिरी रही, लेकिन उनका बाल बाका नहीं होता रहा। चाहे विधायक नाराज हो, चाहे सांसद नाराज हो, चाहे कोई मंत्री हो, उनके ऊपर कृपा हमेशा पंचम तल से बरसती रही। उनको तब भी उनसे पूछताछ नहीं हुई जब नोएडा अथॉरिटी में 200 करोड़ का एफडी का घोटाला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना। फर्जी एफडीआर बनाकर बैंक में 3 करोड़ 95 लाख रुपया जालसाज निकाल ले गए, लेकिन रितु महेश्वरी ने ना तो किसी अफसर पर कोई कार्रवाई की, ना ही इसमें उन्होंने किसी को कुछ समझा। बताया जाता है कि वित्त नियंत्रक और अकाउंटेंट समेत
जो अधिकारी हैं वो सब उनकी सजातीय बिरादरी के थे, जो मैडम के बड़े करीबी थे, इसलिए मैडम ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हीं के विभाग के मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो भी अपनी सीईओ की कार्यशैली से बड़े परेशान थे, नाराज थे। उन्होंने उनको हटाने के लिए सरकार से कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये अकेले नहीं हैं, उनके हस्बैंड जो आईएएस अफसर हैं, कानपुर में यूपी सीडा के एमडी हैं, उनका भी हाल ऐसा ही है। ये जो पति पत्नी हैं ब्यूरोक्रेसी में, ये सरकार के बड़े हाई कनेक्शन वाले अफसर माने जाते हैं, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन पहले ऋतु महेश्वरी से ग्रेटर नोएडा हटा, जहाँ पर एनजी रवि कुमार को सीईओ बनाया गया, और उसके बाद उनकी आखिरकार नोएडा के सीईओ पद से भी विदाई हुई। लेकिन जाते जाते भी वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमिश्नरी में गई हैं, आगरा की मंडलायुक्त बनाई गई हैं। लेकिन ये मनमानी, ये तबादलों में विवाद, ये दागियों को इनाम, ये पति पत्नी की जो छवि है वो खराब हो चुकी है। विभागीय मंत्री से लेके, नोएडा के बिल्डर से लेके, ब्यूरोक्रेसी के सारे अफसर इस बात को जानते हैं। तमाम पत्र वायरल होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार कान में तेल डाले बैठी है। एक न एक दिन सबका हिसाब होता है, वक्त सब पर फैसला करता है, और वो दिन दूर नहीं है जब मयूर महेश्वरी भी यूपी सीडा में जो उन्होंने तबादलों में मनमानियाँ की हैं, जिसको लेकर मंत्री की चिट्ठी वायरल हुई है, उस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। सरकार को भी देर सवेर इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी में इस तरह का अहंकार, जो कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार में अफसरशाही हावी है, उसी हावी होने का नतीजा था कि ऋतु महेश्वरी लगातार नोएडा में मनमानी करती रही, अनदेखी करती रही जनता की, किसानों की। तानाशाही ऐसी थी कि गेट के भीतर अथॉरिटी में कोई घुस नहीं सकता था। मैडम अपनी इच्छा से मिलती थी। मैडम ने जब जिसको चाहा, जिसकी फाइल टर्न डाउन कर दी, जिस बिल्डर को चाहा ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिया, जिसको चाहा जमीन से उठाकर आसमान पर बैठाने लगा। बड़ी बड़ी विचित्रताएं हैं, लेकिन जांच के नाम पर कुछ होगा नहीं, हटाना ही बहुत बड़ी कार्रवाई है। तो ये जो लोग ताकतवर खुद को समझ बैठते हैं, उनको भी एक ना एक दिन जाना है, उनको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। कोई सदा सदा के लिए नहीं आया है, न कोई पद सदा के लिए किसी का है। अब ये भ्रम कोई पाल लेता है तो उसको अपमानित भी होना पड़ता है। बहरहाल पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मुनव्वर राना के कुछ लाइनों के साथ हम आपको छोड़ जाएंगे, जो दर्शाता है कि हमको हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। गांव गिरांव, ईमानदारी, सच्चाई, सादगी, ये हमेशा काम देती है। तो सुनिएगा कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और तलवार की मयान को कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है कि ये दुश्मनों को डराने के काम आए, और गांव में कच्चा समझ के मकान को बेच ना देना, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। नमस्कार।